अच्छा, तो क्या किसी बिजनेस का मेन मोटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना होता है? हाँ जी, इन्होंने बोला जैसे कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी होती है, ये पता लगता है ना। क्या किसी के पास ह्यूज इन्वेंट्री पड़ी है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? हाँ, आप बताओ। बुरी बात है, क्योंकि वो अपनी इन्वेंट्री को रियलाइज नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो। मेन होता है कि भाई हमने आज सामान बनाया, कल वो बिक गया, दैट इज कॉल्ड रियल बिजनेस। बट आपने क्या किया, प्रोडक्शन चालू रखी, ह्यूज इन्वेंट्री क्रिएट कर दी, वो बिक नहीं रहा, बिक रहा है तो डेटर से कलेक्शन नहीं आ रही, डेटर 3 महीने बाद बोल रहा है ले जाओ अपनी इन्वेंट्री को। होता नहीं होता बिजनेस के अंदर? तो आप ये देखो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस में, क्योंकि आप क्या करते हो, एक बिजनेस साइकिल चलाते हो। बिजनेस साइकिल जैसे मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा। वॉइस ठीक है? एक इसके बिना ठीक है, पीछे तक ऑडिबल है तो इसके बिना कर लेते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, स्टॉक को तब तक रखना जब तक वो बिकना जाए। बिक गया तो पेमेंट क्या तुरंत आ जाती है बिजनेस में? वो भी बोलता है भाई 5 महीने बाद या 3 महीने बाद पेमेंट लेके आना। फिर 3 महीने बाद कलेक्शन होती है, फिर उस पैसे से दोबारा क्या होता है, वो रॉ मटेरियल को परचेज करता है। दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो इस अकॉर्डिंग वर्क करता है। समझ में आ रहा है? अगर बेसिक स्टार्ट करें तो इसमें कौन कौन से फेज आ गए? सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, है ना। प्रोक्योरमेंट कहना या फिर परचेज कह लें उसको, है ना। परचेज के बाद फिर क्या होती है हमारी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद वो हमारे पास फिनिश गुड की फॉर्म में रहता है। कहाँ पर रहता है मेरे? वेयर हाउसेज में, है ना। वेयर हाउसेज के बाद क्या करते हैं हम इसको सेल आउट करते हैं। सेल आउट करने पर क्या बनता है? पेमेंट होती है। हाँ, सेल आउट करने पे सेल आउट करने पर पेमेंट हमेशा थोड़ी ना आती है, मैक्सिमम टाइम पे तो डेटर क्रिएट हो जाता है ना, कि भाई क्रेडिट पे मैकेनिज्म में आता है। यूजुअली क्या होता है, जो बड़े कंपनीज होते हैं मैन्युफैक्चरर वगैरह, वो क्रेडिट पे माल बेचते हैं। यस सर। और काफ़ी टाइम डील ऐसी होती है कि गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है कि भाई 6 महीने तक आपका सामान लेके जा रहे हैं, जो बिका उसकी पेमेंट कर देंगे, नहीं तो आपका सामान वापस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना आपका डेटर्स रियलाइज हो गया। ठीक है, डेटर्स के बाद फिर क्या होता है, अल्टीमेट कैश कलेक्शन बनती है। बट सर एक हाँ। बात थी कि आप जैसे डेटर्स तक को तो मुझे समझ आ गया। हाँ। बट फिर जैसे आपने बोला कैश कलेक्शन की पेमेंट आ जाती है। हाँ। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे आपने किसी को गुड्स बेचे, हाँ। उसने बोल लिया कि यार मेरा यूज़ नहीं हो पा रहा है अच्छे से, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉलमेंट हो गया, पैसे हाँ नहीं हाँ है। हाँ। वो उसने बोले कि मैं तो अभी आपको पेमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो फिर आपके बैड डेट से तोड़ सकते हैं। देखो डेटर बनेंगे तो डेटर बनने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि कैश आ जाएगा। हाँ। आप 1-2% का डेट मतलब बैड डेट भी मानते हो, Yes, वो प्रोविजनिंग का पार्ट हो गया। बट अल्टीमेट तो ये ना कैश कलेक्शन के हिसाब से आपने बेचा होगा। कोई भी बिजनेसमैन ये थोड़ी सोचे मेरा बैड डेट हो जाएगा। मतलब अगर 100 रुपये का माल मेरा बिका है तो उसमें से 98 कलेक्ट तो होंगे। यस सर। तो मेन तो मोटिव कैश कलेक्शन ही है। आप ये थोड़ी भाई 2% का बैड डेट है, आप ये देखो 98% की कलेक्शन है ना। यहाँ तक बताओ, ये प्रोडक्शन साइकिल में कोई डाउट? अब इसमें एक टॉपिक आ गया मेरा, प्रोडक्शन के टाइम पे हमें इन्वेंट्री चाहिए होती है। इन्वेंट्री आपने बोला कि किस किस फॉर्म में होती है हमारी? फिनिश गुड्स, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड क्या बताया आपने? रॉ मटेरियल, है ना। फिनिश गुड्स को हम साथ में ट्रेडिंग गुड्स भी कह सकते हैं। अगर वही पर्सन एक ट्रेडर है तो वो तो फिनिश गुड्स ही परचेज करेगा ना, यस सर। तो वो ट्रेडिंग गुड्स को परचेज करता है यूजुअली। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कुछ समझ में नहीं आया? क्लियर है? एक अल्टीमेट बिजनेस साइकिल इस हिसाब से चलती है। ठीक है, और इन्वेंट्री का मेजर रोल होता है। इन्वेंट्री बच गई, अनयूज हो गई तो आपका लॉस है। इन्वेंट्री के केस में काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज होती है, आप इसको स्ट्रेटेजी में पढ़ोगे बाद में सीए फाइनल में जाकर। उसमें एक होता है जस्ट इन टाइम परचेज, कि जब मुझे ज़रूरत है उस टाइम पे मैं परचेज करूँ। ठीक है, जैसे आपके ब्लिंकिट और ये जोमेटो अमेजोन के बैग वगैरह होते हैं, पेपर बैग जिसके अंदर पैकिंग का सामान आता है,
मतलब हमारे क्लाइंट है वो पेपर बैग का काम करता है, तो उनके यहाँ से डेली डिलीवरी निकलती है, तो वो क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट बैग्स की यूज नहीं रखते, अपने पास जस्ट इन टाइम बेसिस पे रखते हैं कि भाई हर दिन हमारे पास ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी जाते रहे। क्लियर इतना? एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, मीनिंग। इसमें देखो, इन्वेंट्री आर एसेट्स held for sale in the ordinary course of business सेकेंड है आपका in the process of production for such sale or in the form of materials or supplies to be consumed in the production process. यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? हाँ जी, ऊपर का मैं सबने लिख लिया? हाँ जी, नीचे करना है? अच्छा ठीक है, लिख लिया। स्टार्ट करें। सबसे पहले कह रही इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। बैलेंस शीट में भी आप इन्वेंट्री को कहाँ शो करते हो, इसलिए एसेट साइड शो करते हो। एसेट क्यों? क्योंकि आपको इसके बाद इससे कैश कलेक्शन आएगी, कुछ देना नहीं है, समझ रहे हो? ये कह रहे हैं हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मेरे पास बिजनेस में किस फॉर्म में रखे हुए, आज के टाइम पे सेल पोजीशन में रखे हुए हैं। मतलब ये इन्वेंट्री की किस कैटेगरी की बात कर रहा है, फिनिश गुड्स की। तो क्या हम इसको फिनिश गुड्स लिख सकते हैं? या फिर इसको हम स्टॉक इन ट्रेड भी कह सकते हैं, जो मेरे पास अभी व्यापार में पड़ा हुआ है, इसको उठाकर हम डायरेक्ट बेच सकते हैं फिनिश गुड्स के फॉर्म में। सेकंड क्या मेरा, इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, अभी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि मैं इसको बाद में बेच सकूं। तो ये क्या है मेरा, मतलब सेमी फिनिश कह लो, वर्क इन प्रोग्रेस कह लो ना। तो क्या हम इसको वर्क इन प्रोग्रेस कह लें? थर्ड क्या कह रहा है, इन दी फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज,
टू बी कंज्यूम, मतलब ये अभी कंज्यूम किए नहीं है मैंने, इसकी कंजम्पशन होने पेंडिंग है, ठीक है। और कहाँ पर कंज्यूम होगी मेरी? प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये किस फॉर्म में मेरी? रॉ मटेरियल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास रखे हुए बिके नहीं है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे कह रहे हैं इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि इसको हम बाद में फिनिश गुड्स बनाकर आगे सेल आउट कर दें। और थर्ड में क्या करें? ये मेरे पास अभी मटेरियल या सप्लाईज के फॉर्म में, जिसको मैं क्या करूँगा अभी? कंज्यूम करूँगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि उससे मैं फिनिश गुड्स बना सकूँ, ठीक है। अगर स्टेप बाय स्टेप देखें, लाइडर बाय लाइडर, तो सबसे इनिशियल लाइडर किस चीज़ का? हमारा रॉ मटेरियल का, ठीक है। जहाँ पे क्या करें हम? अपनी जो रॉ मटेरियल्स को इन्वेंट्री फॉर्म में रखा हुआ है और उसको भी कंज्यूम भी नहीं किया हमने। फिर सेकंड फॉर्म क्या मेरी? वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती है, मतलब रॉ मटेरियल को किसी ना किसी प्रोसेस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और थर्ड फिर होती है मेरी फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यूजली हमारे क्या होते हैं? वेयर हाउसेज वगैरह में रखे जाते हैं। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट किसी को समझ में नहीं आया? क्लियर है इतना? एक बार रिवाइज करें। इन्वेंटरीज आर एसेट्स। इन्वेंटरीज क्या होती है हमारी? एसेट्स। किस लिए? हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब किसकी बात कराइए? फिनिश गुड्स। सेकंड पॉइंट, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब अभी ये प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि इसको बाद में हम बेच सके। ये क्या है मेरा? थर्ड क्या है मेरा? इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम, अभी कंज्यूम नहीं किया है, किस लिए? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट, कुछ पूछना हो? आगे चले। तो इन्वेंटरीज यूजुअली यही कह रहे हैं भाई, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल है, बस उसको डिफाइन करके दे दिया मीनिंग में। क्लियर है? आगे लिखो। सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, पहला है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में, सेकंड है हमारा ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री, वो कौन कौन सी इन्वेंट्री मेंटेन करती है? हमारी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड हमेशा किसके लिए होता है? ट्रेडर के लिए होता है, ठीक है। हालांकि दोनों चीज सेम ही है, ये उसको फिनिश गुड्स बोलता है मैन्युफैक्चरर, और ट्रेडर क्या कहता है मेरे पास? ये स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में यूजुअली आपके पास स्टोर स्पेयर्स वगैरह होते हैं, जैसे लेट्स सपोज नट बोल्ट हो गए, है ना। तो ये इन्वेंट्री आप इसको फिक्स एसेट से मान सकते हैं, क्योंकि आप बोलोगे भाई ये मेरी एक साल से ज़्यादा चाहिए, तो कंज्यूम हो जाती है यूजुअली। ग्रीस हो गया स्टोर स्पेयर्स में, मशीनें बीच बीच में, लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह हो गए, तो इसको भी हम इन्वेंट्री का पार्ट मानते हैं, इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स एसेट का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। क्लियर है इतना? फिर एक है मेरा पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल में आपके पॉलीथीन, पेपर बैग हो गया, कोरोगेटेड बॉक्सेस हो गए, ये सारे पैकिंग मटेरियल का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल नहीं, क्योंकि आप बॉक्सेस जो खरीदा है आपने उसको उठा के मशीन में तो डालोगे नहीं। यूजुअली क्या होता है, पैकिंग मटेरियल बाहर से परचेस करते हो, भाई मुझे अपनी कवरिंग करनी है, तो वो मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं होता, इन्वेंट्री का पार्ट होता है पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में। तो आमतौर पर हम तीन चीज़ जानते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। बट दो चीज़ें और होते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और फिफ्थ वन है हमारा पैकिंग मटेरियल, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट का पार्ट हो गया एक तरह से। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होगा हमारा? स्टॉक इन ट्रेड,
और इसमें बहुत बहुत पैकेजिंग मटेरियल मिलता है। ठीक है, जैसे यूजली जो बड़े दुकानदार होते हैं वो राजमा वगैरह खुले में लेके आते हैं, फिर अपना ब्रांड लगाकर पैकिंग करके उसको सेल आउट करते हैं छोटे छोटे पैकेजेस में। ये बताओ टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में कोई डाउट? इजी है। इसमें एक नोट लिखो, inventories do not include spare parts, servicing equipment, and स्टैंड बाय इक्विपमेंट। स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं हमारे? सर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, जो मशीनों में तो कोई पार्ट खराब होता है उसके बाद दूसरा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर किसी ऑफिस की बात करें, ऑफिस में कभी बार कार्टेज एक्स्ट्रा रखा रहता है ना, जो क्या होता है यूजली कार्टेज हम लगा देते हैं और कार्टेज हमारा वैसे हो जाता है। तो प्रिंटर का कोई मेजर कंपोनेंट हो गया, या फिर बड़ी बड़ी प्लांट में क्या करते हैं वो स्पेयर मशीन के कोई ना कोई कंपोनेंट रखते हैं, जो हैवी कभी ब्रेक डाउन होता है तो उठाकर दूसरा लगा दिया। तो क्या उस स्पेयर पार्ट की लाइफ हमारी 1 साल से कम की होती है? वो हमारी 1 साल से ज़्यादा की लाइफ अटेन करता है, बट वो हमने स्पेयर फॉर्म में रख रखा होता है। ठीक है, तो क्या हम इसको इन्वेंट्री बोल सकते हैं? क्योंकि वो मेरा फिक्स्ड एसेट का पार्ट बन गया ना। सेम बेसिस पे हमारे पास सर्विसिंग इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं हमारे? हाँ, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है। जैसे आप घर में गाड़ी रखते हो, ठीक है, गाड़ी धोने के लिए क्या करते हो, कभी कभी गाड़ी की धोने की मशीन लेके आ जाते हो। वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, अपनी ही फिक्स्ड एसेट्स को रिपेयर करने के लिए, सर्विस करने के लिए इक्विपमेंट ला के रख लेते हैं कि काम करेंगे, कभी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो बाहर से ना बुलाकर अपने किसी बंदे को बोल देंगे इस इक्विपमेंट की मदद से इस मशीन को ठीक कर दें। इन इक्विपमेंट की लाइफ भी हमारी मोर देन 1 ईयर होती है, तो इसको भी अपन इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानेंगे। थर्ड है मेरा स्टैंड बाय इक्विपमेंट। स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या होती है? मतलब कि जैसे वो इक्विपमेंट हमारा खराब हो गया, हाँ, तो उसके बदले में तो लेके चलते हैं कि ये दूसरा इक्विपमेंट। और कोई? वो तो मेरे स्पेयर पार्ट में आ गया ना। हाँ जी, स्टैंड बाय पे क्यों रखा रहेगा? आपने किसी मॉल में वो देखा फायर एक्सटिंग्विशर? क्या वो हमेशा लेके यूज़ करते रहते हैं? तो ये होते हैं स्टैंड बाय इक्विपमेंट। आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं आते, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो वही काम आते हैं। ठीक है, तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट की लाइफ भी यूजली हमारी 1 साल से ज़्यादा की होती है। ठीक है, तो ये भी अपना इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते। ये सारा का सारा मेरा फिक्स्ड एसेट बनता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्टैंड बाय का एग्जाम्पल लिख भी लो, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, ये लिखो। These are generally used as fixed assets। ठीक है, इसको हम आमतौर पर फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट, कुछ पूछना हो? तो हमारी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में 2 कंसर्न थे, एक था मैन्युफैक्चरिंग, एक था मेरा ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में 5 चीज़ आती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो 2 चीज़ें थी और पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टैंड बाय इक्विपमेंट या स्पेयर पार्ट्स रखे रहते हैं, सर्विसिंग इक्विपमेंट रखे रहते हैं। ठीक है, सर्विसिंग इक्विपमेंट में उस चीज़ को सर्विस करने के लिए एक मैंने मशीन ला के रख दी। ठीक है,
तो इसको हम इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानेंगे, ये मेरे फिक्स्ड एसेट माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे लिखो। यहाँ तक बताओ कुछ डाउट हो? और इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या थी हमारी? इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर in the ordinary course of business. Number 2, in the process of production for such sale. Number 3, in the form of material or supplies to be consumed for further production. ठीक था? आगे लिखो। अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना, अगर कोई डाउट लेंदी हो तो आप क्लास के बाद ही पूछ सकते हो। ऐसा ना यहाँ से घर जाके दोबारा सर पकड़ के बैठे हो, भी अभी समझ में नहीं आया, और कभी भी लगे भी सभी को समझ में नहीं आ रहा, इट डजंट मीन आपका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लगे कि सर दोबारा समझाएं तो समझा पूछ लेना। ठीक है, रीजन बिंग 11th-12th में बहुत बार अच्छे टीचर्स मिलते हैं, कभी बार कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ चीज़ें रह जाती है, तो फाउंडेशन में जो आपका ब्रिज है वो ये क्लासेज ही, यहाँ पर जितना अच्छा सीखोगे उतना ही आपका अच्छा बेस बनेगा, क्योंकि इसके बाद की चीज़ें आपकी अपर लेवल की आएगी। तो ये भी बेसिक्स है, इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने में क्या इन्वेंट्री का कोई रोल है? यस सर। कैसे? सर फॉर एग्जांपल जैसे हमारी इन्वेंट्री, हमने गुड्स बना के रख लिया, हमारी इन्वेंट्री बच गई, अब आप जैसे ईयर एंड डेट पे आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो बिजनेस में ठीक है, कितना है, बट फिर जो आपकी इन्वेंट्री हुई, आपने प्रोडक्शन करी है, उसमें भी तो आपका कॉस्ट लगी होगी, रॉ मटेरियल लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, ठीक है, लेबर कॉस्ट लगी होगी, हाँ, जैसे मल्टीपल कॉस्ट आपकी लगी हुई है। हाँ, फिर आप वो उससे माइनस तो करोगे, आप कॉस्ट तो लगी आपकी, क्योंकि हाँ, ये इन्वेंट्री बनाने में ये बात अलग है कि आप फर्दर आप उसको बेच के आपकी वापस से वो बैलेंस कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है सर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आप कहते हो ना, यस सर। इसमें कहते हो सर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं अपन, है ना, यस सर। फिर परचेजेस लिखते हैं, यस सर। फिर उसके बाद क्या लिखते हो आप? डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, यस सर। यहाँ पर आपका सेल्स होता है, सेल्स होता है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, उससे क्या निकलता है मेरे पास? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड जो भी चलता है आपका वो चलता रहता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा क्या होगा? ये क्या मेरे क्लोजिंग इन्वेंट्री पे डिपेंडेंट होता है? आपने क्या क्या सामान परचेज किया, उसमें से कुछ सामान बेच दिया, प्रोडक्शन किया, और वहाँ पर सेल्स आ गई, बट क्या फिर भी मेरे पास कुछ इन्वेंट्री बची हुई है ईयर एंड पे? ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री बची उसका क्या करोगे आप? पहले कैलकुलेट करोगे फिजिकली वेरिफिकेशन कि भाई बचा कितना है। देखोगे आपने काफ़ी सारे स्टोर्स पे 31 मार्च को स्टोर बंद रखते हैं, इवन आपकी ICIB क्या करती है 2-3 दिन पहले अपने 29 से 31 मार्च तक बोलते हैं कि कोई बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अभी फिजिकल काउंट होगा। ठीक है, तो ईयर एंड पे यूजली आपकी फिजिकल इन्वेंट्री कैलकुलेशन होती है कि हमारे पास एग्जैक्ट कितना बचा हुआ है हमारा। उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होती है कि ये इन्वेंट्री जो मेरी है वो किस किस अमाउंट की है। जैसे लेट्स सपोज रॉ मटेरियल, तो क्या करोगे आप? जो मेरी परचेज प्राइस है वो ले लेते हो, है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिनिश गुड्स है तो किस फॉर्म में रखोगे आप कि फिनिश गुड्स में मेरा रॉ मटेरियल लगा है, साथ में क्या सिर्फ रॉ मटेरियल लगते हैं और भी कुछ लगता है फिनिश गुड बनाने में? हाँ, लेबर लगती है, लेबर लगती है, और मशीन, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बिजली लगती है, और रॉ मटेरियल लगता है, और हमारा हाँ ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है। ये ट्रांसपोर्टेशन तो हमारा परचेज का पार्ट हो गया ना। लेट्स सपोज मैंने कोई इन्वेंट्री 100 रुपये की परचेज की और 10 रुपये का मेरा किराया वाला लग गया आने में, तो आपकी परचेज कितनी की हुई? 100 की 110 की? परचेज तो मेरा 110 माना जाएगा ना। ठीक है, बहुत सारे और खर्चे हो गए, लेट्स सपोज जॉब वर्क का हो गया, इनकम टैक्स तो चलो बात की बात है, अभी तो हम हाँ इक्विपमेंट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, है ना,
नहीं सर समझे मतलब मैं क्या करता हूँ जैसे सर प्रोडक्शन क्या है हाँ आप रॉ मटेरियल ले आया आपने वो लेबर लगा के शुरू कर दिया ठीक है। मतलब मशीनरी से सर हाँ। इंजन ऑयल वगैरह ये सब लगते रहते हैं ठीक है। क्योंकि ग्रीस वगैरह जो लगती है हाँ हाँ फिर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन करते करते वो खत्म हो गई मशीन में हाँ। आपको लानी पड़ेगी मार्केट से तो जो भी कंज्यूमेबल आइटम है आप इसकी बात करो, ठीक है। Yes, sir. तो मल्टीपल कंज्यूमेबल आइटम लग गई, तो फिनिश गुड्स को आप किससे वैल्यू करोगे? आप जितनी परचेज कॉस्ट है साथ में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तब जाके कंप्लीट होगी। अगर ये मेरे पास ज़्यादा रही तो जीपी ज़्यादा आएगा, जीपी ज़्यादा अगर ये कम रही तो जीपी जीपी कम जाएगा कम जाएगा। क्लियर है इतना? तो हमारा जो प्रॉफिट होता है या इनकम होती है वो मेजरली डिपेंडेंट होता है हमारी इन्वेंट्री पे। यहाँ तक बताओ कोई डाउट? ठीक है, नोट डाउन कर ले, लिखो इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज necessary to compute true income earned by an business entity. हाँ जी, ट्रू इनकम ठीक है। आगे लिखो। वैसे विजिबल है, थोड़ा शॉर्ट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कभी कभार COGS ही बोलते हो ना, है ना? ऐसे निकलता होगा ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? अब COGS कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें क्या प्लस करते हो आप? परचेज प्लस करते हो, माइनस क्या करते हो? एक मिनट, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर दे, माइनस करते हो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे क्या आता है अपने पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, लिख लिया? आगे लिखो। इफेक्ट ऑफ ओवर स्टेटमेंट और अंडरस्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। क्या होगा? हमारी इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाए, अंडरस्टेट हो जाए, ठीक है। इन्वेंट्री उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा?
इम्पैक्ट ऑन नेट इनकम। लेट सपोज जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो ओवरस्टेट हो जाए। ओवरस्टेट समझ रहे हो, मतलब जितनी आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आ गया, उससे इम्पैक्ट क्या होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये भी मेरा इंक्रीज कर जाएगा। लेट सपोज ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी मेरी वो ओवरस्टेट हो जाए, उससे क्या होगा, तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब इसी का रिवर्स केस ले लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी मेरी वो अंडरस्टेट कर गई, तो उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट भी डिक्रीज कर जाएगा। और अगर वही मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री डिक्रीज कर जाए तो मेरे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट, कुछ पूछना हो? लिख लिया? तो अपन ये कह सकते हैं मिलके कि भाई हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो यूजुअली हमारा इन्वेंट्री पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सेल्स आपको पता होगी, क्योंकि आपने जितना माल बेचा उतना पता है भाई, हमारे सेल्स के बिल कटे, बिल बुक है हमारे पास, परचेज का आपको पता होगा, बट आपको इन्वेंट्री का नहीं पता होगा, और इन्वेंट्री मेजर रोल प्ले करती है अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने पर। ठीक है, आगे लिखिए। वैसे एक बार अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम सी अंकित मित्तल। आई क्वालिफाइड माई सी इन 2019, 2019 से मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद मतलब मैंने सीए की प्रैक्टिस की, देन जॉब भी किया। जॉब आई वर्क विद जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। जेपी मॉर्गन वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, मतलब उसका एसेट साइज इतना लगा लो जितनी इंडिया की इकोनॉमी है। एंड देन आई वर्क विद ब्रिटिश टेलीकॉम एंड ऑन ध्रुव एडवाइजर्स इन जीसीसी वैट, मतलब गल्फ कंट्रीज में वैट, जैसे इंडिया में जीएसटी है ना। देन मैंने दोबारा से अपनी प्रैक्टिस के साथ में टीचिंग स्टार्ट करी। ठीक है, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग बैक इन 2011, जब मैं 10th क्लास में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं होप कि भी आपको समझ में आ रहा हूँ, और अगर फिर भी लगे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लो। ascertainment of financial position। वैसे बताओ फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है? आपने अब अकाउंटिंग के टाइम पर फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, वर्ड सुनिए वाले। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसके लिए यूज होता था यूजुअली? परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बैलेंस शीट में, वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज होता था। जो हमारे पास, एक बार टर्म्स लिख लो, फाइनेंशियल पोजीशन, और सेकंड होता मेरे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो जो आपकी साल भर की परफॉर्मेंस है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है, क्योंकि जो भी मेरी परचेज है, सेल है, प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, अदर इनकम है, वो सारी की सारी परफॉर्मेंस का पार्ट है। इस साल में हमने कितना अच्छा किया। और फाइनेंशियल पोजीशन ये कौन बनाता है? मेरा बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट कैसे बताता है? मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई है, इतनी एसेट्स रखी हुई है, इतने के डेटर्स है मेरे पास, इतनी कैश पोजीशन, इतनी एफडी बनी हुई है, इतनी की लायबिलिटी है, और सब माइनस करोगे तो मेरे पास क्या है? मेरी नेटवर्थ है। मतलब मेरे एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या बनेगी? मेरी नेटवर्थ बनेगी। तो हमेशा पोजीशन किस पे फोकस करती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बैलेंस शीट पे। तो एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि आप मोस्टली अच्छा करते हो, 5 साल तक अच्छा किया, बट आप 1 साल भी सेटबैक कर गए, तब उसका क्या इम्पैक्ट होगा? पोजीशन गिर जाएगी, ठीक है। उससे और क्या होगा? ये होएगा कि मतलब जो हमारा होएगा हाँ वो जैसा मेरे प्रॉफिट बनाने का ही होता है सबका, हाँ। प्रॉफिट पाए ये बढ़ते जाता है। जैसे हमारे क्लाइंट था वो एक ही क्लाइंट पे डिपेंडेंट था, बायजूस पे, ठीक है। उसकी 150 करोड़ की टर्नओवर सिर्फ एक क्लाइंट बायजूस से आती थी। बायजूस नाम सुना आपने? किस चीज़ का काम था? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। क्या वो बायजूस सिंक कर गया? डूब गया वो। जब वो डूबा तो मतलब 5 साल 7 साल से अच्छे 100 करोड़ 150 करोड़ का अपना अच्छा मुनाफा चल रहा था। उसकी टर्नओवर गिर के कहाँ तक पहुँची? सिर्फ 50 लाख पे पहुँच गई। 150 करोड़ से 50 लाख पे। अब उसने जो सेटअप बना रखा था वो 150 करोड़ के हिसाब से बना रखा था। 100 बंदे हायर कर रखे थे, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर में रेंट पे कर रहा था, और जो भी XYZ खर्चे बांध रखे थे। अब उस बुरे टाइम पे उसका साथ किसने दिया होगा? उसकी उस साल की परफॉर्मेंस ने। परफॉर्मेंस तो कोई काम की नहीं बची, तो उस टाइम पे कौन हेल्प करेगा? उसकी बैलेंस शीट। जो उसके रिजर्व्स बचे हुए हैं, जो उसने एफडी बना रखी है, उसके थ्रू तो वो अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। क्लियर इतना? तो फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करने में भी हमारा इन्वेंट्री का मेजर रोल होता है कि भाई आज के टाइम पे मेरे पास कितनी इन्वेंट्री रखी हुई है, जिसको मैं सेल आउट करके कैश जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, नोट डाउन करो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन बैलेंस शीट डेट is important to determine financial position. These are classified as करंट एसेट्स। इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? एज करंट एसेट्स। ठीक है, बैलेंस शीट यूजुअली नॉट डिस्क्लोज true financial position if inventory is not properly valued. तो यहाँ पर जो मेरी क्लासिफिकेशन है करंट एसेट्स में होती है, और ये हमारी बैलेंस शीट में ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन में हेल्प करता है, क्योंकि इन्वेंट्री की सही पोजीशनिंग है तब जाके हम उसमें अपनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ जी। किसने बोला? नहीं तो ऐसा नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग टर्म में आप कभी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स नहीं मानते। आप इन्वेंट्री को क्लासिफाई करते हो बैलेंस शीट में 5 फॉर्म में, जो लिखा हुआ था। रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है, टोर्स एंड स्पेयर्स और पैकिंग मटेरियल।
तो इन पांचों में आपको ब्रेक करके दिखाना पड़ता है। अगर आपकी वाली बात मान ली जाए कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स मानते हैं, तो कॉलम ही क्यों होगा, है ना। तो मे बी आपके इकोनॉमिक्स में किसी और टर्म्स में लिखा हो, बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं करते। क्लियर इतना? थर्ड पॉइंट लिखो। इस पॉइंट में कोई डाउट? सेकंड पॉइंट में लिक्विडिटी एनालिसिस। इवन आपकी अकाउंटिंग में अगर फिनिश गुड्स मेरी इन ट्रांजिट है, लेट सपोज मेरे यहाँ से सामान निकल चुका है और सामने वाले किसी दूर के सप्लाई रेसिपेंट के पास सामान जाना है, मतलब सामान निकला अपना दिल्ली से या गुड़गांव से और जाना था चेन्नई, और गुड्स इन ट्रांजिट है 31 मार्च को, बैलेंस शीट डेट की बात करूँ ना, और वो सामान जो कस्टमर है उसको रिसीव हुआ 3 अप्रैल को, तो उसको भी हम इन्वेंट्री मानते, सेल नहीं मानते। मतलब फिनिश गुड्स के अंदर एक तो वो कंपोनेंट है जो फिजिकली इन्वेंट्री मेरे पास रखी हुई है, क्या जो इन ट्रांजिट है वो फिजिकली मेरे गोडाउन में रखी हुई है इन्वेंट्री? नहीं रखी हुई, उसको भी हम इन्वेंट्री का पार्ट मानते हैं, क्योंकि उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते। लाइक सपोज रास्ते में आग लगी गाड़ी को, नुकसान किसका है? हमारे नुकसान है। तो क्या मैंने उससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए कस्टमर को? नहीं किए। लाइक सपोज एमपी में गाड़ी रुक गई, वहीं पर फायर हो गया, उसी बीच सामान जल गया, या लॉकडाउन लग गया, 2-3 महीने के लिए, तो उसका रिस्क अभी भी मेरे साथ एसोसिएटेड है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उस सेल को रिवर्स आउट करते हैं। मतलब जो सेल का रखा है ना हमने, उसको सेल नहीं मानेंगे, बोलेंगे सेल है ही नहीं मेरा, उसको हम इन्वेंट्री मानेंगे फिनिश गुड्स की, और उसको फिर हम क्लासीफाई करेंगे अपनी इन्वेंट्री के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर, कि ये मेरा स्टॉक इन मतलब गुड्स इन ट्रांजिट। क्लियर है इतना? थर्ड टॉपिक है अपना लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस क्या होती है? हाँ, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। आपके 11th-12th में कोई रेशियो एनालिसिस का चैप्टर था? कौन कौन से रेशियो आते हैं उसमें? ठीक है, उसमें जिस रेशियो में इन्वेंट्री यूज होती थी वो बताओ। यूज में आती थी, मतलब उन फॉर्मूलों के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेंट्री छुपी होगी है ना। क्या करंट रेशियो में इन्वेंट्री होती है? क्विक रेशियो में, वर्किंग कैपिटल में होती है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया, करंट रेशियो हो गया, ये सारे किस लिए हम यूज़ करते हैं? हम ये पता करने के लिए मेरे पास कितने रेडिली अवेलेबल एसेट हैं। ठीक है, जैसे करंट रेशियो होती क्या है, मतलब कोई रेशियो का फॉर्मूला बताएगा तो निकलता क्या उससे? करंट रेशियो निकलता है, और जो करंट एसेट्स होता है वो उससे डबल होना चाहिए। हाँ जी, कितनी हमारे पास एसेट है, कितनी हमारे पास करंट एसेट्स है उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने की। ठीक है, इसका एग्जांपल एक घरेलू बातों से करते हैं। ठीक है, मतलब आप एक बार बिजनेस में मत लेना। एक मेरे फ्रेंड है, ठीक है, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे बिकॉज ऑफ कैंसर। उनके फादर ने क्या किया, जितना भी पैसा आता था उसको उठाकर छोटी छोटी लैंड ले रखी थी, उन सभी लैंड्स को बेचकर उन्होंने एक बड़ी लैंड ले ली 5000 गज में। अब उनके क्योंकि कैंसर था तो जगह जगह से लोन हो गए। समझना किस हिसाब से जो आपकी करंट रेशियो वर्क करती है। अब लोन लेने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद, अब उस पैसे को वापस कैसे किया जाए? हाँ, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? अब वो जिस बिल्डर को दिखाता हो, कहता है इतनी बड़ी लैंड है रेजिडेंशियल में, कोई लेगा ही नहीं। तो क्या उन्होंने करंट रेशियो मेंटेन कर रखी थी? क्या उनके पास रेडिली अवेलेबल एसेट्स थी जिसको हम लिक्विड कर सकते कैश में? समझ में? इवन दो प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई होती है, बट लिक्विडिटी पोजीशन भी समझना ज़रूरी है। अगर उसी की जगह कोई पैसा उन्होंने एफडी में लगा लिया होता, या कोई और लाइक सपोज जो छोटे मोटी और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनकी लिक्विडिटी मेंटेन होती, तो वो लायबिलिटी हमारी अराइज नहीं होती। क्लियर है? वैसे ही अगर किसी बिजनेस के अंदर स्टॉक है हमारा, वो लिक्विड एसेट माना जाता है। क्या किसी लैंड को आप रेडली बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। बट इन्वेंट्री को तो आप रेडली सेल आउट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेटर से, इन द फॉर्म ऑफ कैश, सीडी देकर कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो लिक्विडिटी एनालिसिस में भी हमारा इन्वेंट्री का मेजर रोल होता है, ताकि आप क्या कर सको, अपनी करंट रेशियो मेंटेन कर सको। करंट रेशियो का मतलब क्या है
कि मेरे पास कितने करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स मतलब जो आपके एक साल के अंदर अंदर में रियलाइज हो जाए, जिससे मैं अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर सकूँ। आइडियल रेशियो कुछ याद है आपको, कुछ पढ़ा आपने? 2:1 मतलब क्या हो कि मेरे पास मेरी लायबिलिटी से दुगने करंट एसेट्स रखे हुए। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक, डेटर्स और करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 4 चीज़ें आती है। तो ये 4 चीज़ें सफिशिएंट है हमारे लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में। क्लियर है? तो लिख ले इसको। Inventory is classified as current assets which is essential to assess the liquidity position of the business. Also, working capital ratio and current ratio is assessed timely to get the liquidity position. ठीक है? यहाँ तक बताओ, कोई डाउट, कुछ पूछना? फोर्थ पॉइंट अपना स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। क्या हमें लॉ भी कहता है कि भी आप अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करो या कुछ और चीज़ें? जैसे एग्जांपल, आपके 11th-12 में शेड्यूल 3 भी था बैलेंस शीट का, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। याद आ रहा है कुछ? आप में से किसने पढ़ा था शेड्यूल 3? नहीं कर रखा? शेड्यूल 3 यूजुअली आपका कंपनीज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। आपकी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी बनेगी ये आपका शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपकी बैलेंस शीट कभी भी आप मेंटेन करोगे, प्रिपेयर करोगे ईयर एंड पे, तो आपकी इन्वेंट्री के अंदर कुछ कंपोनेंट होने चाहिए। जैसे जो 5 कंपोनेंट होता है वही चीज़ लिखी हुई है। तो जो हमें मेंटेन करना है इन्वेंट्री, ये हमें लॉ खुद कहता है। सेम बेसिस पे आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी कहते हैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी पड़ती है। आप इंटर में जाओगे तो इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह पढ़ोगे, वहाँ पे भी उसमें लिखा हुआ प्रॉपरली कि आप अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे कि भाई किस मेथड को फॉलो किया आपने, क्या क्या बेसिस लगाए, आपने क्वांटिटी के हिसाब से मेजर की, हर चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट है अपना शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013। ये क्या कहते हैं? It requires valuation of each class of goods
that is raw material, work in progress, finished goods. Under broad head to be disclosed in the financial statement. ठीक है। क्या फिर इसी में चेक कर लीजिए, ठीक है। ये आपका शेड्यूल 3, ठीक है, कंपनीज एक्ट का। क्या कह रहे हैं इन्वेंट्री के बारे में? इन्वेंट्रीज शैल बी क्लासिफाइड एज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए? अगर आपने गुड्स ट्रेडिंग पर्पज के लिए एक्वायर कर रखे हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स और अदर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करें? गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी डिस्क्लोज अंडर सब हेड ऑफ इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री के अंदर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है तो उसको भी आप प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दो। फिर क्या आप बोल रहे हैं अपना मोड ऑफ वैल्यूएशन शैल बी स्टेटेड, कि आपने जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की है वो किस हिसाब से की है। क्लियर इतना? तो ये आपका शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक बताओ कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री के ऊपर एक प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जो आपके आईसीएन इशू कर रखा है, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, ये बातें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो, चाहे कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी हो, आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? The financial statement should disclose क्या क्या चीज़ें? पहले करें अकाउंटिंग पॉलिसीज, adopted in measuring inventory. Including
cost formula used and total carrying amount of inventories and its classification. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा AS2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड है, ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसीज कि आपने जो इन्वेंट्री कैलकुलेट की है किस मेथड से की है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड लगाया या रीसेल प्राइस मेथड लगाया, ये मेथड जो आप बाद में इंटर में पढ़ोगे, ठीक है। और साथ में क्या है, टोटल कैरिंग अमाउंट कि भाई मेरे पास कितना इन्वेंट्री का अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है। एंड इट्स क्लासिफिकेशन इनटू रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर इतना? यहाँ तक बताओ, कुछ डाउट हो? एक बार रिवाइज कर ले। सिग्निफिकेंस में 4 पॉइंट है। नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। इनकम कंप्यूटेशन में क्यों हेल्प करता है ये हमारी? क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट सही पता लग जाए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हो? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। COGS आ गया। अगर लेट सपोज मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट है, उसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज है, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूस हो रखी है, तो उससे क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। हाँ, और अगर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट हो रखी है तो उससे प्रॉफिट क्या होगा मेरा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है अपनी? बैलेंस शीट की बात करें, ठीक है। उसमें क्यों हेल्प करता है ये? क्योंकि इन्वेंट्री एक मेजर रोल है एज ए करंट एसेट्स या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है। थर्ड है लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस में 2 फॉर्मूले कौन कौन से अपने? करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो। ये दोनों टाइमली एक कंपनी चेक करती रहती है ताकि पता लगे हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, और इन दोनों में हमारा इन्वेंट्री भी यूज में आता है, ठीक है। फोर्थ क्या अपना? स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के अंदर 2 पार्ट है। नंबर 1 शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या कहता है? अपनी इन्वेंट्री को किसमें क्लासीफाई करो? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP, ठीक है। एज पर AS2 इन्वेंट्री में क्या बोला हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करें, साथ में उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो भी बताएं, ठीक है। यहाँ तक बताओ, कुछ पूछना है? इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में क्या था? मैन्युफैक्चर में कितनी चीज़ें थी? कौन कौन सी? ट्रेडिंग कंसर्न में कितनी चीज़ें थी? कौन कौन सी? और मेरे पास जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट या स्पेयर पार्ट्स रखे थे, क्या वो भी इन्वेंट्री है? वो क्या है फिर? ठीक है। इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आ जाते हैं। क्या होती है इन्वेंट्री? इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल्स इन द ऑर्डर कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर 2 in the production for such sale. Third, in the form of material supplies to be consumed in the production process. यहाँ तक बताओ, कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मेजरमेंट। अब इन्वेंट्री को मेजर किस पे करेंगे? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट क्या होती है अपनी? जितने का पड़ा आपने को ना। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? जितने की। अगर मैंने बेच दिया तो मेरी इन्वेंट्री होगी, मतलब आज के टाइम पे उसको बेचने से कितनी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। लेट सपोज आपके जो
गारमेंट सेक्टर है, उसमें नए नए डिज़ाइन निकलते रहते हैं, है ना। नए डिज़ाइन की कोई कपड़े को बनाने पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मिला के 600 रुपये का कपड़ा बन गया, बाद में डिज़ाइन चेंज हो गया, क्या उसको आप तब 600 की बेच पाओगे? कितने की बेच पाओगे? लाइक सपोज 500 रुपये की, 400 रुपये की। तो क्या मेरे पास जो चीज़ मेरे को 600 की पड़ी है, 600 की पड़ी बताने में भाई 600 रुपये लग गए, वो आज के टाइम में मार्केट में 600 रुपये की वैल्यू नहीं करता। तो क्या ये सही रहेगा कि उसको बैलेंस शीट में भी हम 600 रुपये की कैरी करें? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आज के टाइम पे उसको बेचने पर कितना अपने को मिलने वाला है, वो अगर कम है, मतलब कॉस्ट से कम है, तो हम उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मेजर करेंगे। क्लियर है इतना? अब कॉस्ट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला मेरे पास कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकंड है मेरे पास कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, थर्ड है अपने पास अदर कॉस्ट, कुछ और खर्चे जो लगते हैं। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है हमारी? रियलाइजेबल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। रियलाइजेबल वैल्यू तो वो वैल्यू होगी जो बेचकर मुझे मिल रहा है। लेट्स सपोज आपकी जो इन्वेंट्री थी वो 600 रुपये की थी, उसकी वैल्यू आज के टाइम में 500 रुपये है, तो 500 रुपये मिल रहे हैं, बट उस 500 रुपये को कमाने पर भी मुझे 50 रुपये का कमीशन देना पड़ रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है? तो मेरे पास नेट कितना आ रहा है जेब में? 500 आ रहा है, 450 आ रहा है, 450। ठीक है, तो 450 क्या है मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ना। तो आपको रियलाइजेबल वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है ताकि आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सको। ठीक है, एक और चीज माइनस कर लो, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये क्या होती है? बहुत बार आपकी इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस मोड पे होती है, मतलब आज तो नहीं बिकेगी, पहले इसको पूरा बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद ये बिकेगी, और बनाने के बाद भी कम में बिकेगी, है ना। दुख समझो कितना है, मेरे पास सामान अभी 250 का लग चुका है, मुझे उस पर 350 रुपये मतलब 350 रुपीज़ और लगाना है, और उसके बाद मैं उसको कितने में बेच पाऊँगा? 500 में बेच पाऊँगा, उसमें 50 रुपये मुझे कमीशन देना पड़ेगा। बट अगर मैं आज उसको कंप्लीट ना करूँ तो क्या वो वर्क इन प्रोग्रेस मोड पे कोई मेरे से लेगा? समझ रहे हो? क्लियर है इतना? तो आप इसको अगर WIP स्टेज है तो भी आप इसको NRV पे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। डन है? एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1, कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स ₹500, estimated cost of completion ₹250, selling price ₹750, ब्रोकरेज ऑन सेल्स, सेल्स पे मुझे ब्रोकरेज देनी है 10% पे। ठीक है, जितने का माल बिकेगा उस सेल प्राइस पे मुझे 10% का ब्रोकरेज पे करना है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फॉर्मूला क्या था हमारा? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पर मेरे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है अभी जो सेमी फिनिश गुड्स है? 500 रुपये। तो पहला तो चीज़ है मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये कितनी आ रही है? ₹500। ठीक है,
एनआरवी कैलकुलेट करें इसकी, कैलकुलेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये कैसे कंप्लीट होगा? फॉर्मूला क्या था मेरे पास? नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कितनी थी इसमें? 750 की थी, है ना? इसमें से क्या माइनस होगा अपना? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या ब्रोकरेज मेरी सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है ना? ब्रोकरेज 750 का 10% ₹75। और क्या माइनस होगा? एस्टिमेटेड कंपटीशन नहीं कंप्लीशन, ठीक है? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। इसको पूरा करने में मुझे कितनी कॉस्ट लगने वाली है, ठीक है? कितने रुपए लगेंगे इसको अगर हम पूरा बनाते तो? ₹250। तो मेरे पास इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या आ गई? बताओ। 425 आ गई। मेरी सेमी फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 500 रुपये, बट इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है? 425। तो आप इसको किस में मेजर करोगे? कॉस्ट पे या एनआरवी पे? एनआरवी पे ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करोगे। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी अपनी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच इज ₹425। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? क्यों नहीं किया? ये बताओ मेरे पास जो इन्वेंट्री आज वो सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है? आज मैं वैल्यूएशन करूंगा तो मैं क्या फ्यूचर के खर्चे आज रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपनी बुक्स में? ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आज लगेगी बाद में लगेगी? मैं बुक्स आज क्लोज कर रहा हूँ बाद में क्लोज कर रहा हूँ? हालांकि दोनों टाइम क्लोज होंगे, बट मैं तो आज क्लोज कर रहा हूँ ना। अब इनका एक अच्छा डाउट है, समझते हैं। इनका कहना है कि आज हमारे पास ये सेमी फिनिश फॉर्म में, ठीक है? कल जाकर ये फिनिश्ड फॉर्म में हो जाएगी, है ना? यही क्वेश्चन है आपका। इंस्टेड ऑफ मेजरिंग इट टुडे, क्यों ना हम ऐसा करते कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को ऐड कर देते? ये डाउट है ना आपका। अगर मैं आज बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैं इन्वेंट्री में इसको किस सेक्शन में रिकॉर्ड करता? रॉ मटेरियल, WIP या FG? WIP में करता मैं। तो मैं इसकी वैल्यूएशन WIP की आज की डेट पे करूँगा। क्लियर है? तो WIP की मेरी कॉस्ट क्या थी? 500। और WIP की NRV कैसे निकाली मैंने? कि अब मुझे 250 रुपये और लगाने हैं, 250 रुपीज़ मेरे और इनकर होंगे इसको कंप्लीट करने पर, ठीक है? तब जाके मेरा कितने का बिकेगा? 750 का बिकेगा। बट एड ऑन क्या इसके अंदर? मेरे ब्रोकरेज का खर्चा भी लगेगा इसमें। तो हम क्या करते हैं? वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करते हैं कि बिकेगा कितने का? 750 का। माइनस कर दो ब्रोकरेज 75 रुपीज़, फिर माइनस कर दो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन विच इज़ 250। तब जाके क्या आएगा मेरे पास? NRV ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। क्लियर इतना? क्योंकि फिनिश गुड्स तो ये बाद में बनेगा, मुझे तो आज इसकी वैल्यूएशन करें तो मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? तो मैं आज इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है? क्लियर है इतना? और कोई डाउट? कुछ पूछना हो लास्ट में, किसी को कोई डाउट हो?
इन्वेंट्री को मेजर किस पे करोगे आप? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर इतना? कॉस्ट के अंदर 3 कंपोनेंट कौन कौन से हमारे? कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकंड कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर कन्वर्जन, हाँ, थर्ड अदर कॉस्ट। ठीक है, ये वाला टॉपिक फिर कल करते हैं। ठीक है, एक बार जितना किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, आप सभी पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। स्टार्टिंग से लेते हैं। इन्वेंट्री का मीनिंग, नंबर 1, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किसकी बात हो रही है? फिनिश्ड गुड्स की। सेकंड नंबर, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, वर्क इन प्रोग्रेस। नंबर 3, in the form of material or supplies to be consumed in the production process। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की। 2 तरह के आंसर, नंबर 1, नंबर 2। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 5 कंपोनेंट कौन कौन से? और इन ट्रेडिंग कंसर्न में 2 पार्ट्स हैं। क्या मेरे पास स्पेयर पार्ट्स, सर्विस इक्विपमेंट या स्टैंड बाय इक्विपमेंट इन्वेंट्री काउंट होंगे? क्या बोलेंगे उसको? अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, इनकम कंप्यूट करने में, इनकम कंप्यूटेशन में कौन से पॉइंट है? क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सीओजीएस। ठीक है, अब सीओजीएस कैसे निकालते हो आप? ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, अगर लेट्स सपोज क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाती है, ओवरस्टेट हो जाए, तो उससे प्रॉफिट क्या होगा हमारा? और बढ़ जाएगा। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाए तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। वाइस वर्सा, अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो जाते तो, और अगर ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज कर जाते तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सेकंड था असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन की बात हो तो बैलेंस शीट की बात हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट के अंदर आप इन्वेंट्री को कहाँ शो करते हो? करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स? करंट एसेट्स में। तो ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 3 अपना लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी आज अगर लिक्विडेट हो जाए तो मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने का। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हमारे 2 रेशियोज कौन कौन से थे? वर्किंग कैपिटल रेशियो और दूसरा करंट रेशियो, जो एक बिजनेसमैन टाइमली कंप्यूट करता है टू चेक कि भाई मेरे पास सफिशिएंट एसेट्स है कि नहीं। जैसे लाइक सपोज एक कंपनी थी हमारी कॉफ़ी वाली, कौन सी थी? सीसीडी। उसके जो फाउंडर थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया, पता है आपको? 2018 या 19 में। कंपनी हैज इनकर्ड ह्यूज लॉसेस। ठीक है, कंपनी की कैश फ्लोज खत्म थे, मतलब लगा लो कि लाइबिलिटीज बढ़ चुकी थी और हमारे पास करंट एसेट्स में कुछ था नहीं, तो ही सुसाइड। बट कंपनी के पास एसेट्स बहुत थी, नॉन करंट एसेट्स। मतलब अगर कंपनी अपने आप को पूरा लिक्विडेट कर भी देती तो भी उसके घर में 2 रुपये आते। बट लोग कभी कभार कंप्यूट ही नहीं कर पाते भाई हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस चल कर है। ठीक है, तो इसलिए लिक्विडिटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है कि कल को कुछ भी हो तो हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट से अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्म में रखो, चाहे आप ट्रेजरी बिल बना लो, एफडी बना लो, बट रखो। ठीक है, फिर 4th आ रहा है मेरे पास स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसमें क्या डिस्क्लोज करना है? ईच क्लास ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स। ठीक है, फिर सेकंड था हमारा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री का। इसमें क्या कह रही है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज और टोटल कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करना है। बात कर लेते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट में क्या था अपना? वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट के अंदर 3 कंपोनेंट कौन कौन से थे? अदर कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालोगे? किसमें से करोगे? देखो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। आप लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू में रियलाइजेबल वैल्यू बोल नहीं रहे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले रियलाइजेबल वैल्यू होगी, उसमें से क्या माइनस करोगे? सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर क्या माइनस करोगे अपना? ठीक है, एग्जांपल में क्या था? कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स कितनी थी हमारी? 500 की। कन्वर्जन के लिए कितने रुपए लगने थे? 250, 750 की हो जाएगी। फिर अपने सेलिंग प्राइस कितना था? 750।
ब्रोकरेज कितना था अपना 10%। कॉस्ट कितनी थी सेमी फिनिश गुड्स की 500। रिलाइजेबल वैल्यू, नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकाली थी अपने, जो नेट सेलिंग प्राइस 750 में से माइनस क्या किया था हमने, ब्रोकरेज कितना रुपए 75, और क्या माइनस किया हमने कितने रुपए थे, 250, मेरे पास नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितना आया, 425, तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे होगी 425। 425। अब एक और क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, आपके माइंड में भी क्या पता है किसी के, सर हमारे तो 500 रुपये लग चुके आज की डेट में है ना, अगर मैंने परचेज कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, सब मिलाकर 500 रुपये लग चुके हैं। अब मैं इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में किस में शो कर रहा हूँ, 425 में। तो ये 75 रुपये का क्या हुआ, आप इन्वेंट्री पे 500 रुपये लगा चुके हैं, आपके बैंक अकाउंट से या फिर आपकी लाइबिलिटी में 500 रुपये का खर्चा जा चुका। अब आपको तसल्ली से तो इसको 500 बुक करना चाहिए था, बट आप क्या करोगे 425 से बुक कर दो, तो 75 रुपये का क्या हुआ, लॉस हो गया। इस लॉस को कहाँ शो करोगे आप, लॉस आपकी ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या, बाकी जगह जब भी पढ़ोगे ना वहाँ पे ये बोला जाएगा भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट कर दो, लॉस ऑन रिडक्शन इन वैल्यू। बट यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपकी इन्वेंट्री को आप लोअर देन कॉस्ट पे जाते हो तो आपकी वैल्यूएशन होगी यहाँ पे, ये जब आप मिनिमाइज करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मतलब इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हिट नहीं करना है, ऑटोमेटिक हिट हो चुका है ये। क्लियर इतना, फिर से बता दो। देखो अभी आप इंटर फाइनल या फाउंडेशन जब भी पढ़ोगे ना, आपके काफ़ी सारे खर्चे ऐसे होंगे, लॉस हो गया, जैसे लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। कभी कभार फॉरेन एक्सचेंज में मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, $500 में माल बेचा था, तब रेट चला था 90 रुपये का, जब उससे पैसे आए तब रेट हो गया 95 का, क्या मुझे गेन हुआ, क्या मुझे $500 में 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, कितने हो गए 2500 रुपये हो गए ना। तो 2500 के गेन को मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। बट अगर मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर करता हूँ तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ऑटोमेटिक 425 जाएगी। इम्पैक्ट कहाँ जाएगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब इसके जो नीचे का हिस्सा है, मतलब एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का जो पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये ऑटोमेटिक ही ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देगा। क्लियर इतना, मतलब अगर 500 रुपये की कॉस्ट और एनआरवी इतने की है और कोई और आइटम नहीं है, दैट्स द प्रॉफिट नहीं है, तो अपने आप ही ग्रॉस लॉस दिखा देगा 75 रुपये का। समझ में आया, तो इसका इम्पैक्ट कहीं भी पीएनएल पे नहीं डालना। देखो मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपके कभी काम भी नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। क्योंकि आपने इन्वेंट्री को लोअर पे वैल्यू कर रखी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है मेरे पर। तो यहाँ पर जो भी इम्पैक्ट है वो ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप एब्जॉर्व कर लेगा। इसके 75 रुपये को आपको प्रॉफिट लॉस में नहीं डालना है, ऐसे लिखना कि टू लॉस ऑन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ऐसे नहीं शो करना आपको, वो ऑटोमेटिक ग्रॉस प्रॉफिट में कंज्यूम हो चुका है। डन है, यहाँ तक बताओ कोई डाउट। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हुआ, ये इनडायरेक्ट में रिकॉर्ड नहीं किया। आपने जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की तो आपने इसको रिकॉर्ड 500 पे ना करके किस पे किया, 425 पे। तो क्या मेरी रिकॉर्डिंग चेंज हो गई, है ना। रिकॉर्डिंग चेंज होने से क्या हुई, मेरी ग्रॉस प्रॉफिट पे ऑटोमेटिक इसका इम्पैक्ट आ चुका है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, इवन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, बट ये चीज़ भी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी इम्पैक्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट पे जा रहा है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक बताओ, कुछ पूछना है, ठीक है। आज ये पे क्लोज करते हैं, ठीक है।